नमस्कार मित्रों, आज फिर से रूबरू हो रहे हैं। आप और हम मुकबिर हो रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज अपन बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और इससे पहले ध्यान देने की बात यह है कि जो हिस्ट्री का जो पोर्शन मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, और मैं लगभग आपको इतिहास और राजनीतिक विज्ञान और भूगोल इनके वीडियो पूरे की पूरी क्लासें ऑनलाइन में आपको उपलब्ध करवाऊंगा। और इसके साथ ही मैं कक्षा 12वीं की जो राजनीतिक विज्ञान है उसकी क्लासें भी ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहा हूं। और इसके साथ मैं साइंस की भी, कोई नए टीचर हैं मेरे दोस्त हैं, वो भी 10वीं और 12वीं लेवल तक की साइंस वो भी शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्द। तो जब आपको इन बारे में बात करें तो इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, तो ये हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत बड़ी भूमिका रहती है। मेन इन 3 सब्जेक्ट की रहती है, जिसका हिस्ट्री का पोर्शन, पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन और ज्योग्राफी का पोर्शन बहुत अच्छा है। उनका स्कोर हर एग्जाम में बहुत अच्छा रहता है। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि मैं ये जो पढ़ा रहा हूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये मैं यूपीएससी लेवल की तैयारी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। और उसके बाद जितने भी छोटे छोटे एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, अधीनस्थ बोर्ड करवाती है, आरपीएससी और भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यूपीएससी और भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उनकी भी तैयारी आप इसी चैनल पर आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इतिहास में अपन किसी को पढ़ते हैं तो पूरी जानकारी पढ़ लेते, उसमें कोई पीछे कुछ पोर्शन रहता ही नहीं है, तो क्वेश्चन है वो बाहर जाएंगे कहां से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस पर स्टडी पॉइंट, इस पर जितने भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं इतिहास के, वो आप उनको देखें। और मैं नए वीडियो और भी अपलोड करता रहूंगा, वो भी आप देखें। अगर एक बात है, जो आप दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कर लेते हैं लेकिन आप पुराने वाले वीडियो नहीं देखते हो, तो आपके नोट्स तो है नहीं अवेलेबल आपके पास में, और आप बना रहे हो, मैं उनकी पीडीएफ भी आपको दे रहा हूं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल रहा हूं, मेरा व्हाट्सएप चैनल है उस पर डाल रहा हूं, ग्रुप बने हुए। और आप अगर उसमें ऐड नहीं है तो आप ऐड हो जाए, और जो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे देता हूं। और एक और बात ये कि अब जो हमारे वर्तमान में जो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो परिवर्तन हो गया है। पहले सीधे सीधे प्रश्न आते थे और उनसे सीधा पूछ लिया जाता था कि भाई दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या है, कालक्रम क्या है, नॉर्मली आप बता देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं आता है। अब ऐसे सवाल आते हैं कि इसमें ये वंश था, लोधी वंश का टाइम पीरियड ये था, सैयद वंश का टाइम पीरियड ये था, तुगलक वंश का टाइम पीरियड ये था, और खिलजी वंश का टाइम पीरियड ये था। इस प्रकार के प्रश्न 3-4 ऑप्शन में आते हैं। फिर उसके नीचे और 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक टिक करना होता है। तो इसमें थोड़ा सा अपन ज्यादा डीपली पढ़ते हैं तो आसानी से प्रश्न हो जाते हैं। और पहले ज्यादा फैक्चुअल पूछे जाते थे, उनको रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन अब वो रटने वाली विद्या है नहीं। थोड़ा सा माइंड डेवलप होगा और साइकोलॉजी जिसकी तगड़ी तैयार है वो आराम से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो अपन शुरू करते हैं आज दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं तो लगभग दिल्ली सल्तनत पर, यानी कि दिल्ली पर मुसलमानों ने मुस्लिम शासकों ने लगभग 320 वर्षों तक राज किया। और इनके बाद इनको 5 वंश के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो वो पढ़ते हैं गुलाम वंश को पढ़ते हैं, गुलाम वंश को पढ़ते हैं। और गुलाम वंश का एक और नाम मामलुक वंश, मामलुक वंश। और उसके बाद में अपन दूसरा पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं खिलजी वंश। खिलजियों का परचम आपने सुना ही होगा। और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं तुगलक वंश। और उसके बाद में पढ़ेंगे सैयद वंश। और उसके बाद में पढ़ेंगे
लोदी वंश। अब इनका जो टाइम पीरियड है वो देखते हैं। जो मामलुक वंश यानी कि हबीबुल्लाह ने इनको गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा था, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक का है, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1290 से लेकर 1320 तक का है, और इनका जो टाइम पीरियड है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक का है, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक, और इनका जो टाइम पीरियड है लोदी वंश का वो है 1451 से लेकर 1520 ईस्वी तक। ये इनका कालक्रम है। गुलाम वंश 1206 से स्टार्ट होता है 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, फिर तुगलक वंश आता है वो 1320 से लेकर 1414 तक, फिर सैयद वंश आता है वो 1414 से स्टार्ट होता है और 1451 तक चलता है। उसके बाद लोदी वंश है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। उसके बाद अपन देखते हैं, सबसे पहले गुलाम वंश की बात करते हैं। तो गुलाम वंश में देखें तो सब कुतुबुद्दीन ऐबक, अपन कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक। और जब अपन एक बात गोरी पर जाते हैं थोड़ा सा, तो गोरी ने जब तराइन का युद्ध लड़ा था, दूसरा युद्ध लड़ा था तराइन का 1192 को, 1192 को लड़ा था। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के साथ युद्ध में भी था। उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण गोरी ने ऐबक को दिल्ली सल्तनत का, यानी कि जो भारतीय प्रदेश थे, जो गोरी के द्वारा विजित प्रदेश थे, जो गोरी के द्वारा जीते गए प्रदेश थे, उनका सूबेदार नियुक्त कर दिया और खुद वापस गजनी चला जाता है। इसके बाद से लगातार कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के जितने भी प्रदेश थे उन पर अपना नियंत्रण रखता है, कंट्रोलिंग करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की एक विशेषता थी जिनके बारे में इतिहास में इनको ज्यादा पढ़ा जाता है, याद किया जाता है। तो वो एक इसकी विशेषता थी कि उसने अपने रक्षित राज्य, यानी कि जो इसके पास जो राज्य थे उन पर इसने कंट्रोल करना सीखा। अन्य नए प्रदेशों पर इसने जीतने की, यानी कि साम्राज्य विस्तार की नीति को इसने ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसने उन चीजों को महत्व दिया जो इसके पास था, और उन प्रदेशों को ज्यादा महत्व दिया जो गोरी के प्रदेश थे, लेकिन गोरी उस समय हार गया था, वापस उनको जीत रहा था। जैसे अजमेर था, कालिंजर था, कन्नौज था, इसने वापस कुतुबुद्दीन ऐबक ने धीरे धीरे करके उन सब प्रदेशों को वापस मिला दिया दिल्ली सल्तनत के अंदर, यानी कि गोरी के साम्राज्य के अंदर उनको मिला दिया, फिर उस पर ही नियंत्रण करने लगा। और एक बड़ी विशेषता इसकी ये थी कि जितने भी इसके विद्रोही हुआ करते थे, उन विद्रोहियों को इसने बहुत दबाने की कोशिश की। पहले तो वो उनको देखता था कि भाई इनको अगर युद्ध से जीता जाता है तो उनको युद्ध के तरीके से, अगर युद्ध से नहीं जीता जा रहा है तो उनको कोई संबंध, वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनके साथ गठबंधन करके यानी के प्रकार उनको अपने नियंत्रण में रखना, ये इसकी खास विशेषता थी। अब ये बात करते इसकी, जब दिल्ली सल्तनत का सूबेदार इनको नियुक्त कर दिया जाता है और ये लाहौर को राजधानी बना देता है और लाहौर पर ही अपना अधिकार क्षेत्र रखता है, और लाहौर से ही अपनी पूरे भारत जो क्षेत्र थे, पूरे भारत प्रदेश था, जो उत्तरी भारत कह सकते हैं लगभग, उन पर नियंत्रण कर रहा था। ऐबक की बात करें तो ऐबक, सबसे पहले ये ऐबक शब्द है, ये तुर्की शब्द है, और इसमें ऐबक का अर्थ होता है तुर्की भाषा के अंदर चंद्रमा का स्वामी, ये इसका तुर्की में अर्थ होता है, चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन क्यों नाम था? क्योंकि यह कुतुबी वंश से संबंधित था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक, चंद्रमा का स्वामी। तुर्की भाषा में एक शब्द है ऐबक, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। एक कबीला हुआ करता था, और तुर्किस्तान में इनके माता पिता रहते थे। इनकी जीवनी के देखने से पहले अगर अपन इनको पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो सबसे पहले अपन देखते हैं तो वो है इनका थोड़ा सा इतिहास देखेंगे, इनकी हिस्ट्री को देखेंगे। उसके बाद में
इसने कोई उपाधि धारण की थी या नहीं की थी वो देखेंगे। और उसके बाद में इसने कोई नए प्रदेश कौन कौन से जीते वो देखेंगे। उसके बाद में इसकी उपलब्धियां कौन कौन सी है, उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। तो लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा, आराम से इसको देखिए और फिर अन्य कोई बातें रह जाती हैं वो देख लेंगे। तो सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। बेसिक जानकारी इसकी ये देते हैं कि इनका जन्म तुर्किस्तान के अंदर होता है, तुर्किस्तान में इनका जन्म होता है। और जन्म होता है, एक बार ये अपने माता पिता के साथ बाजार में घूमने जाता है, कहीं मेला लगा हुआ था, अपन भी जाते हैं वैसे वैसे ये भी चला गया, बेचारा छोटा बच्चा था, बचपन मेले घूमने का शौक था, गया उनके माता पिता के साथ में, अंगुली पकड़ कर ले जा रहे थे, वो भी पकड़े पकड़े खींचे जा रहा था, जैसे अपन को भी माता पिता खींच के ले जाते कि चल बेटा अंगुली मत छोड़ना मेले में कहीं गुम हो जाएगा। तो वैसी हरकतें इनके साथ हो गई। हुआ क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक किसी मेले में किसी खिलौनों को देखने में लग गए और इनके माता पिता शायद इधर उधर भटक गए और कुतुबुद्दीन ऐबक और माता पिता के साथ बिछड़ जाते हैं। और फिर उनके काफी ढूंढने पर, मकसद करने पर न तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वापस उनके माता पिता मिले और न ही उनके माता पिता को वापस कुतुबुद्दीन ऐबक मिला। ये तो एक सामान्य घटना थी। यहाँ से गुम हो जाता है। फिर जब ये गुम हो जाता है तो वहां पर एक काजी आते हैं और वो काजी इनको खरीद कर एक किसी व्यापारी से ले जाते हैं। और काजी ने उनको देखा कि इस बचपन की जो इनकी हरकतें थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को देखकर उनको लग रहा था कि ये कहीं न कहीं एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनेगा, आने वाले समय में ये कुछ नया कर पाएगा, अच्छा कर पाएगा। तो उन्होंने इसको घुड़सवारी और धनुर्विद्या, ये दोनों इनके काजी ने सिखाई। ठीक है, इनके काजी से इन दोनों की विद्या सीखने के बाद जब काफी दिनों तक इनके पास रहता है, बचपन इनका वहीं गुजर जाता है। और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक वापस, जब काजी साहब की मृत्यु हो जाती है, उनके नए उत्तराधिकारी आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनको वापस बाजार में बेच देते हैं। और वो बाजार था निसापुर का बाजार, जहां से इसको खरीदा गया था, वहीं इनको पुनः बेच दिया जाता है। और निसापुर के बाजार में इनको बेच दिया जाता है। एक व्यापारी ने इनको खरीद लिया और उस व्यापारी ने वापस इन भाई साहब को कहाँ भेज दिया, मोहम्मद गोरी के पास भेज दिया। और मोहम्मद गोरी ने इनको दास के रूप में खरीद लिया और काफी समय तक उनके पास रहता है। और बहुत सारी युद्ध में, जितने भी मोहम्मद गोरी की युद्ध लड़ता है, उनमें बहुत भूमिका रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका कुतुबुद्दीन ऐबक की रहती है। तो वो ज्यादा उनसे प्रसन्न था और प्रसन्न होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक पर ज्यादा यकीन करता था मोहम्मद गोरी। और उसके बाद में इन पर कुछ राज्य थे, इनको अधिकार क्षेत्र में दे दिए थे, भारत वाले पूरा का पूरा बेल्ट। तो ये तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जानकारी थी, बेसिक इतिहास था और एक कहानी के रूप में था। अब आगे अपन इनकी उपाधियों के बारे में बात करते हैं। तो उपाधियों की एक बात करें तो इसने अपने जीवन में कोई उपाधि धारण नहीं की थी। इन्होंने अपने जीवन में कोई उपाधि धारण नहीं की थी और न ही इन्होंने कोई सुल्तान की उपाधि धारण की और न ही इन्होंने अपने नाम का कोई खुतबा पढ़ा। ठीक है, न ही इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, न ही अपने नाम का कोई खुतबा पढ़ाया और न ही अपने नाम के कोई सिक्के जारी किए। बस इनके समय में मोहम्मद बिन साम नाम के सिक्के चलते थे। इनकी मोहम्मद गोरी के नाम से जो सिक्के प्रचलित हुए थे, इन्हीं के शासनकाल में वही चलते आ रहे थे। लेकिन दो तीन उपाधियां हैं, जैसे लाख बख्श की उपाधि, लाख बख्श की उपाधि, आतिम सेकंड और कुरान खान। कुरान खान, ये तीन इसकी जो उपाधियां हैं वो ये तो इन्होंने धारण ही नहीं की थी। और ये तीन उपाधियां इसको पैतृक रूप से कह सकते हैं मिली हुई थी। तो लाख बख्श का अर्थ तो ये था कि जब उड़ता था, अपनी प्रजा को लाखों रुपए भेंट करता था, उसी के एवज में इसको लाख बख्श कहा जाता है। और आतिम सेकंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आतिम फर्स्ट एक व्यक्ति था जो दानवीर था और उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो उदारवान और दानशीलता के कारण इसको आतिम सेकंड कहते हैं। आतिम फर्स्ट वो खुद ही था व्यक्ति जो दानवीर व्यक्ति था, आतिम फर्स्ट।
और आतिम सेकंड, इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये खुद दानवीर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और कुरान खान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने जो कुरान की प्रतियां थी इनको एक संगीत के रूप में पिरोया और वो उनका व्याख्यान करता था, एक गीत के रूप में गा गा कर सबको सुनाता था, इसीलिए इसको कुरान खान कहता था, कुरान की प्रतिलिपियों का संवाद करने के कारण। अब ये तो इनकी 3 उपाधियां थी, कौन कौन सी? लाख बख्श, आतिम सेकंड और कुरान खान। अब एक बात याद रखना, इसका भी एक गुलाम था, वो था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को इसने कब जीता था? वो जीता था जब गुजरात विजय, पहले गुजरात गोरी हार जाता है, गुजरात पर आक्रमण करता है, हार जाता है आबू के युद्ध में, लेकिन वापस दूसरी बार ये अटैक करता है और भीम सेकंड के समय ये अटैक करता है। और उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक अनिल पाटन को जीत लेता है और उनके साथ में एक दास को खरीद कर ले आता है, इल्तुतमिश को। वो अगला नेक्स्ट शासक बनता है इनके बाद, आराम शाह के बाद। तो इल्तुतमिश इनका दामाद भी होता है, इनकी बेटी की शादी उनके साथ करवा देता है। और अब इनकी जो कुछ उपलब्धियां हैं वो देखते हैं। उससे पहले थोड़ा एक देखते हैं कि भाई जो ये गुलाम वंश है, इनको गुलाम वंश क्यों कहते हैं और इनको मामलुक वंश क्यों कहते हैं? मामलुक वंश क्यों कहते हैं, गुलाम वंश क्यों कहते हैं? 2 बातें। तो गुलाम वंश तो यूं कहते हैं क्योंकि ये खुद बचपन में दास हुआ करते थे और किसी न किसी के दास होने के बाद ये सुल्तान बनते हैं, सुल्तान के बाद ये दास नहीं रहते, इसलिए इनको गुलाम वंश कहते हैं। अब मामलुक वंश क्यों कहते हैं? इन गुलाम वंश का नाम मामलुक वंश रखने वाले इतिहासकार है, वो है हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह। इन भाई साहब ने इनको मामलुक वंश का क्यों कहा? इन्होंने मामलुक का अर्थ ये होता है कि अरबी भाषा में मामलुक का अर्थ क्या है कि अरबी भाषा में मामलुक का अर्थ ये होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, माता पिता से उत्पन्न दास, ये मामलुक का अर्थ होता है। मामलुक का अरबी भाषा में अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता किसी के गुलाम नहीं थे, लेकिन ये गुलाम था, इसलिए इनको मामलुक कहते हैं। और इनको मामलुक वंश कहना बहुत ज्यादा सही रहेगा गुलाम वंश की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि जब ये सुल्तान बनते हैं यानी कि राजा बनते हैं, उस समय ये किसी के गुलाम नहीं होते, ये अपनी दास्ता से मुक्त हो जाते हैं और इसी वंश के सारे वंश राजा थे वो दास्ता से मुक्त होने के बाद सुल्तान बनते हैं, इसीलिए इनको ज्यादा मामलुक वंश कहना ज्यादा उचित रहेगा, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। अब अपन थोड़ी सी बात करें कि जो ऐबक का अर्थ है वो तुर्की भाषा के अंदर ऐबक को जो अर्थ दिया है वो क्या है? चंद्रमा का स्वामी, ये बात है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां हो गई, इनका थोड़ा सा इतिहास हो गया। अब जो इनकी मृत्यु की बात है वो होती है 1210 ईस्वी के अंदर होती है। और सोगान खेलते समय पोलो खेलने का बहुत ज्यादा शौक थे, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी, और ये घोड़े से गिर जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में इनकी जो उपलब्धियां हैं वो देखते हैं। और जो ये दिल्ली सल्तनत था उसकी बात करें तो इसमें दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की बात करते हैं। तो गुलाम वंश के अंदर 3 वंश के राजाओं ने राज किया था, टोटल 9 राजाओं ने राज किया। और इसमें जो ये वंश थे ये अलग अलग वंश के हुआ करते थे। सबसे ज्यादा तुर्की का एक इलबारी कबीला है उससे संबंधित थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर। कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुतुबी संबंधित एक जनजाति थी, उनसे संबंधित थी, बाकी सभी इलबरी से संबंधित थी। तो इसमें 3 वंश कौन कौन से हैं? लगभग 9 राजाओं में से 3 वंश थे। एक तो कुतुबी वंश, एक शमसी वंश और एक तीसरा है बलबनी वंश। इन 3 वंश के 9 राजाओं ने गुलाम वंश के रूप में राज किया, शासन किया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, लगभग ये इस वंश से संबंधित था, कुतुबी वंश से। और एक इसके विजय प्रदेशों की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से विजय वाले
इनने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे वो देखते हैं। तो एक तो इसने गुजरात पर पुनः अधिकार किया और वहां से गुलाम को खरीद कर लेके आए थे इल्तुतमिश को। ठीक है, और उसके बाद में एक नया वापस युद्ध एक लड़ा गया था और उसमें अजमेर को इसने जीता पुनः, एक कन्नौज को जीत लिया इसने वापस और एक कालिंजर को। इन क्षेत्रों को पुनः इसने विजित किया जो गोरी हार गया था। उसके बाद इसकी और विशेषताएं देखें तो इसके उपलब्धि संबंधित कार्य हैं वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले उपलब्धियों की बात करें तो उपलब्धियों में कार्य देखते हैं, इनके उपलब्धियां या कार्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले एक इमारत का निर्माण करवाया था दिल्ली के अंदर। उस मस्जिद का नाम था कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया और ये इमारत भारत की जो मुस्लिम इमारतों की बात करें तो भारत के अंदर सबसे पहली इमारत यही थी, कुव्वतुल इस्लाम। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर इसको शामिल किया गया है। और दूसरी एक और मीनार का निर्माण कराया था वो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया इसने। और कुतुब मीनार का निर्माण क्यों करवाया था और कहां करवाया था? दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, एक बात। दूसरी बात कुतुब मीनार की ये है कि उस समय किसकी याद में इसका निर्माण करवाया गया, तो वो बख्तियार काकी की याद में करवाया गया। और उसके बाद इस मीनार का कुतुब मीनार का निर्माण कार्य तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, लेकिन 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है, कुतुब मीनार पूरी नहीं हो पाती है और उनका कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। तो इनका जो अगला स्टेप पूरा करने का कौन जिम्मा उठाते हैं और उनको पूरा करते हैं? इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण किया था। ये तो कुतुब मीनार का। और एक बात कुतुब मीनार हो गई, कुव्वतुल इस्लाम हो गई, और एक अजमेर के अंदर एक 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाए। और ये झोपड़ा पहले विग्रह चतुर्थ के समय इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला के रूप में इसको स्थापित किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उस पूरे संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वहां पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। 2.5 दिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2.5 दिन में इसको तैयार किया गया था और 2.5 दिन के कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं या 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, एक ही बात। और ये किसके पहले संस्कृत पाठशाला थी, एक बात, संस्कृत पाठशाला। और इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, वो करवाया था विग्रहराज फोर्थ। अब इस विग्रह ने निर्माण करवाया, ठीक है, उसको तोड़ दिया गया ऐबक ने। और उसके बाद में इस पर कहीं एक दीवारें मिली, दीवार है और उस पर एक हरिकेली नामक नाटक खुदा हुआ है, संस्कृत भाषा का है और जिसके कुछ अंश मिलते हैं। तो इसमें एक कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कथनकार में पूछ लीजिए 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी जिसका निर्माण विग्रह चतुर्थ ने करवाया था। और हरिकेली नाटक 2.5 दिन के झोपड़े में वर्तमान में भी उसकी कुछ पंक्तियां हैं, उपलब्ध है, अंकित है। तो पूछ लिया जाता है किस नाटक की पंक्तियां अंकित है, तो हरिकेली नाटक की पंक्तियां अंकित है। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा तो देख लिया कि इसने कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण करवाया, मलिक और शिल्पशाह जैसी इसके पास उपाधियां थी जो बचपन से इसके पास थी। और कुरान खान, आतिम सेकंड, लाख बख्श जैसी उपाधियां इसके पास थी। और उसके बाद अपन एक बात करते हैं तो इनके शासनकाल में एक अधिकारी हुआ करता था बख्तियार खिलजी। और इन बख्तियार खिलजी की बात करेंगे और उसके बाद
एक और थोड़ी सी बात है, तो बख्तियार खिलजी इनका एक अधिकारी हुआ करता था, बख्तियार खिलजी। इसने वापस बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया और वहां पर आप पढ़ते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा। वहां की जितनी भी पांडुलिपियां थी उनको पूरों को जला दिया गया, और जलाने के बाद उनको वहां से जो शासक थे, पाल शासक हुआ करते थे उस समय, और उन पाल शासक को भी उन्होंने वापस बंदी बना लिया गया। लक्ष्मण सेन थे, और जिस समय लक्ष्मण सेन वहां के राजा हुआ करते थे, और उस समय यहाँ की राजधानी हुआ करती थी नदिया, और नदिया राजधानी हुआ करती थी, उसको उन्होंने चेंज करके लखनऊ बना दिया। और लखनऊ के बाद कुछ समय तक वहां रहता है और वापस दिल्ली जाता है, और कुछ समय बाद ही खिलजी की हत्या कर दी जाती है एक अली मर्दान खान के तहत। और एक बात याद रखना कि जो ये मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक जब सुल्तान बनता है, और तो इसे सुल्तान कौन कहता है, तो गयासुद्दीन, महमूद गयासुद्दीन इनको सुल्तान कहता है, प्लस इनको दास्ता से मुक्त करता है, वो करता है 1208 के अंदर। ये था अपना कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ विद्रोही थे, उसमें से सबसे पहला एक विद्रोही था, वो था यल्दुज, तो गजनी का राजा था। और एक था कुबाचा, नासरुद्दीन कुबाचा, जो सिंध और मुल्तान का राजा था। और एक इल्तुतमिश, ये तीन नाम मुख्य विद्रोह में आते हैं। ये दोनों तो खुद गोरी के गुलाम थे, और ये ऐबक का गुलाम था। अब यल्दुज को दबाने के लिए इसने यल्दुज की पुत्री से शादी कर ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, यल्दुज की पुत्री से शादी कर ली। ठीक है, शादी करने के बाद ये इनके पक्ष में हो गया। उसके बाद में कुबासा, नासरुद्दीन कुबासा था, जो सिंध और मुल्तान का राजा था, उसके साथ अपनी बहन की शादी करवा दी। अब ये भी खुश हो गया, ये भी इसके पक्ष में हो गया। पीछे रहा इल्तुतमिश, इसको खुद की पुत्री थी, उनकी शादी करवा दी, खुद की बेटी की शादी इसके साथ करवा दी, तो ये भी खुश हो गया। फिर इसको बदायूं का गवर्नर भी बना देता है, और धीरे धीरे ये पूरा शासन कार्य संभालता है। और उसके बाद में कुबासा और यल्दुज को धीरे धीरे करके अपने शासन काल में इल्तुतमिश इनको समाप्त कर देता है, अपने रास्ते से हटा देता है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। अगले और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करें इंतजार करें। धन्यवाद।